नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा डिसीज़ जो कि है COPD यानी कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है वो क्या है, नाम से ही पता चल रही है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या ना, रुकावट होना या अवरोध पैदा होना। कहाँ? पल्मोनरी, जो हमारे रिस्पिरेटरी, पल्मोनरी को हम डिनोट करते हैं किससे रिलेट करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, लंग्स से, इनसे। उसमें क्या होना, जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें लंबे समय से क्या हो जाना, अवरोध उत्पन्न होने की वजह से क्या होना, सांस लेने में तकलीफें होने लगना, ब्लॉकेज की वजह से, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले सकते। जैसे कि हमारा ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें लंबे समय से अगर ब्लॉकेज हुए किसी भी कारण से, म्यूकस की वजह से, किसी भी तरीके से, तो ये ब्लॉक होने की वजह से हम उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, ये कारण है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है, डेफिनेशन क्या देखते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज is a term of certain types of irreversible lungs and airway damage that block and obstruct your airways and make it hard to breathe. If you are diagnosed with either emphysema or chronic bronchitis, you have COPD. जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, ये क्या होता है, हमारे लंग्स और एयरवे जो है उसको डैमेज कर देता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। COPD कब कॉज होता है? जब हमें या तो फिर क्या हो, ब्रोंकाइटिस हो, या तो फिर हमें क्या हो, ब्रोंकाइटिस हो, उस कंडीशन में हमको COPD हो सकता है, या तो फिर हमको इम्फाइजीमा की कंडीशन में हमको देखने को मिल सकता है। तो समझ सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस और इम्फाइजीमा की कंडीशन में ही हमको COPD देखने को मिलता है, या तो व्यक्ति को इम्फाइजीमा हो या ब्रोंकाइटिस। तो हम एक इमेज के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये है। तो ये देख सकते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दो डिसीज़ की वजह से देखने को मिल रहा है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है इम्फाइजीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है कि ये हमारा हेल्दी एयरवे है, जिसमें ये देखिए म्यूकस की वजह से, ब्रोंकाइटिस हम पढ़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसका ल्यूमन देख सकते हैं यहाँ और इसका ल्यूमन देख सकते हैं कि ये म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो हमारे ल्यूमन है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले सकते, सप्लाई ही नहीं होगा। इम्फेजिमा में क्या है, जो एल्वुलर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी वाले हैं, किस तरीके से उसमें, तो हम इस तरीके से COPD कॉज हो रहा है। एक दूसरा दिखाते हैं, ये हेल्दी वाले हमारे एल्वुलर हैं, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलस, और ये क्या हो अफेक्टेड, जिसमें COPD कॉज हो जाएगा। ब्रोंकियोल्स नैरोड एंड ब्लॉक विथ म्यूकस, ये देख रहे हैं कि म्यूकस की वजह से ये नैरो और ब्लॉक्ड हो गए हैं, और ये जो इम्फाइजीमा है ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से डिस्ट्रक्शन, ये हमारा हेल्दी लंग्स है और ये हमारा COPD वाला लंग्स है। आपको दोनों में अंतर देख करके समझ में आ रहा होगा कि COPD कितनी डेंजरस डिसीज़ हो जाती है, चाहे ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में हो, इम्फाइजीमा वाले हो, तो सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो सकती है। अब इस हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर COPD वाला पेशेंट रहे तो। सबसे पहले देखते हैं हम क्या इसमें, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन योर एयरवे एंड एयर, जो हमारी सांस लेने और छोड़ने के समय जो हमारे लंग्स की इलास्टिसिटी होती है, लंग्स हमारा मान लो कि इतने से है, कह सकते हैं कि हमारा लंग्स इतना सा है, लेकिन वो जब सांस ले रहे हैं हमारे जो लंग्स है, कि ये हमारा लंग्स है, तो जब हम सांस लेते हैं तो इसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती है, फिर वो छोटी होती है, फिर बढ़ती है, यानी कि इलास्टिसिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टाइप का। वो सांस ले रहे हैं तो ऊपर जा रही है, सांस छोड़ रहे तो नीचे आ रही है, लंग्स का एक्सपांसन देखे होंगे आपने, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा क्या देखते हैं हम, सैक इन योर लंग्स एल्वुलाई, सैक बनने लगते हैं, यानी कि गड्ढे टाइप के ऐसे बनने लगते हैं, सैक फॉर्म होने लगता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन स्कैरिंग फाइब्रोसिस एंड द नैरोइंग ऑफ द एयरवे, उसमें फाइब्रोसिस फॉर्म होने लगता है और हमारे जो एयरवे हैं वो नैरो होने लगते हैं। ठीक, म्यूकस इन योर एयरवे, एयरवे में हमारे, जो कि हमने इमेज में दिखाया था, एयरवे में हमारे म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल बिटवीन योर एल्वुलाई, इन दिस इनलार्ज देम एंड ट्रैप एयर, हमारे जो वॉल्स हैं एल्वुलाई के, उनके क्या होते हैं, उनके बीच की जो वॉल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, डैमेज होने लगती हैं।
अब इसमें हम देखते हैं कि कॉजेस, क्या कारण हो सकता है ऐसा होने का। कॉजेस क्या हो सकते हैं? डैमेज टू योर लंग्स फ्रॉम स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ COPD। अदर कॉजेस इंक्लूड, यानी कि सबसे पहला कारण है COPD का क्या? स्मोकिंग। और क्या कारण है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्फा-1 डेफिशिएंसी की वजह से। अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज लीड टू द लंग डैमेज, और कोई ऐसे जेनेटिक डिसीज, एक है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें कि इसकी कमी की वजह से क्या होता है? लंग्स डैमेज होने लगते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है कि अगर एक व्यक्ति स्मोक कर रहा है, अगर ए पर्सन है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो इसके द्वारा छोड़ा गया जो स्मोक है, सपोज दैट ए क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है, इसने स्मोक करा और उसके बाद जो उसने स्मोक को छोड़ा है, धुएं को छोड़ा है, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये उसको क्या कर रहा है? इनहेल कर रहा है। तो ये पहले व्यक्ति से ज़्यादा डेंजरस है दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। तो ये क्या कहता है? सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहलाती है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको क्या है? एयर, हवा में दूषित हवा लेने की वजह से, सपोज जैसे कोल माइंस वाले हैं, कोल माइंस वाले हो गए, या तो फिर जो आटा चक्कियों में काम करते हैं, तो आटा चक्कियों के जो आटे होते हैं वो उनको इनहेल करने से, कोल माइंस में कोल का डस्ट इनहेल करने की वजह से होता है, उन्हें एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू एंड फ्यूम्स, एक्सपोजर टू द डस्ट एंड फ्यूम्स फ्रॉम योर जॉब और हॉबीज़। हमारी कोई ऐसी हॉबीज़ हैं जिसको हम स्मोक करना, फ्यूम्स को स्मोक करना, इनहेल करना, या तो फिर हमारा जॉब पैटर्न है, जैसा हमने कोल माइंस बताया, वैसा कोई जॉब पैटर्न है तो उसके कारण होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हो सकता है ए। तो रिस्क फैक्टर में क्या है? यू मे बी ग्रेटर रिस्क ऑफ COPD इफ़ यू आर अ पर्सन असाइन फीमेल एट बर्थ। अगर आप फीमेल बर्थ होती हो, एज अ पर्सन जब आप होती हो, फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। आर ओवर द एज ऑफ 65, अगर आप 65 से ज़्यादा एज हैं तो उनको होने के चांसेस होते हैं। हैव बीन एक्सपोज टू द एयर पॉल्यूशन, हमने जैसा कारण पढ़ लिया कि हम एयर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब। हैव अ वर्क विद द केमिकल डस्ट और फ्यूम्स, ऐसी जगह हम काम कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल हो, डस्ट और फ्यूम्स हो जिसको हम इनहेल कर ले रहे हैं उस जगह पर। और क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी, फैमिली मेम्बर या खुद में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हार्मोन की कमी हो उसकी वजह से। हैड अ मेनी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर बचपन में अगर बच्चे को कई सारे रिस्पायरेटरी डिसीज हुए, जैसे निमोनिया हो गया, कोल्डन कफ हो गया, रनिंग नोज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये सारे एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमको कई सारे देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन में भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ये देख एक इमेज के माध्यम से हम देख रहे हैं क्या है? अस्थमा अगर किसी पेशेंट को है, पॉल्यूशन है, केमिकल एक्सपोजर की वजह से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन हार्मोन डिफिशिएंसी की वजह से, और स्मोकिंग की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि हम सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला, कफ विद द म्यूकस दैट यू हैव फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 3 months और लॉन्गर एट द टाइम ऑफ लिस्ट 2 years। हमको यहाँ पर क्या होगा? कफ देखने को मिलेगा, कफ के साथ साथ हमको म्यूकस भी देखने को मिलेगा। कब तक हो सकता है? लंबे समय से, हमको 2 महीने और उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, 2 साल। डिफ़िकल्टी टेकिंग अ डीप ब्रीथ, सांस गहरी सांस लेने में तकलीफ होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी छोटी सांस लेने में तकलीफ होना और छोटी छोटी सांसें लेना। वीजिंग और अदर लंग साउंड, वीजिंग साउंड आना, यानी कि जैसे सीटी होती है वैसे ही सांस लेने के टाइम में साउंड आएंगे, या तो कोई अदर साउंड आएंगे। बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा, और ब्लूइश स्किन साइनोसिस, यानी जो हमारी स्किन है, हमारे नेल्स हैं, वो हमको ब्लूइश दिखेंगे। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये हमारे, उसके अलावा क्या, आर्टेरियल ब्लड गैस ABG टेस्ट करेंगे, जिससे हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पता चलेगा हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टेस्टिंग। इस एक्सरसाइज टेस्टिंग में हम, जैसे कि हम TMT टेस्ट करते हैं, आप देखे होंगे कि TMT टेस्ट में हम उस पर क्या करते हैं? रनिंग कराते हैं व्यक्ति को, जिससे हमारी हार्ट रेट पता चलती है, हम वहाँ पर सांस लेने में हमको कैसी तकलीफें हो रही हैं, एक्सरसाइज टेस्टिंग हो जाती हैं। हम स्पायरोमेट्री टेस्टिंग, ये हमारे सब आते हैं उसमें। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सब आते हैं एक्सरसाइज टेस्टिंग में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG और EKG, ये हम करते हैं। दिस टेस्ट चेक द हार्ट फंक्शन एंड द रूल द हार्ट डिसीज एज कॉज ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कारण हमें कई प्रकार के हार्ट डिसीजेस के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम ECG करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि हमें किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन हो वो पता चल सके, और अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो डेफिशिएंसी हो रही है प्रोटीन की वो भी पता चल सके। नेक्स्ट हम देखते हैं
ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें हम जो हमें कारण पता चल रहे हैं कि इस कारण से हो रहा है, उस चीज़ों से हम बचाव करेंगे। सबसे पहले हमें स्मोकिंग पता चल रहा था, स्मोकिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे से। एकदम से हम व्यक्ति को कह देंगे कि तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो तो नहीं करेगा, इसलिए हम उसको स्लोली करने की कोशिश करें। इनहेल्ड मेडिकेशन में जो भी हमारे इनहेल वाले नेबुलाइजर के साथ है, ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जिनको हम क्या करते हैं, जो भी इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हमें यूज़ करना है इनहेलेशन के माध्यम से, नेबुलाइजर के माध्यम से। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। बच्चा है तो हम उसको नेजल कैनुला, हुड मेथड दे सकते हैं। बड़ा है, अगर एडल्ट है तो उन्हें हम ऑक्सीजन मेथड, नेजल कैनुला मेथड के द्वारा और मास्क मेथड के द्वारा हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको COPD का जो भी टॉपिक्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें आपको किसी तरीके से कोई भी डाउट होता है तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।